हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कार्बन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। क्वथनांक में ऊंयन तक पहले वाली वीडियो में अपन देख चुके थे। आज से हमारा टॉपिक रहेगा हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन क्या है, हिमांक किसे कहते हैं, पहले तो ये देखो कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प ताप बराबर हो जाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। यानी कोई भी द्रव है उसका ऐसा टेम्परेचर है जिस पर ठोस और द्रव दोनों ही अवस्थाओं का जो वाष्प दाब है वो बराबर हो जाए, उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं। अब हिमांक में अवनमन क्या होगा कि जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं, यानी कोई अवाष्पशील पदार्थ है अपने पास और उसको अपन विलायक में घोल रहे हैं, तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है। तो जो बनने वाला विलयन है उसका वाष्प दाब विलायक से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसमें अपन ने अवाष्पशील पदार्थ घोला है। अतः विलयन है विलायक से कम ताप पर जमता है। अतः जो बनने वाला विलयन है वो विलायक से कम ताप पर ही जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। अर्थात विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है। और अगर देखें तो जो विलयन का हिमांक है वो विलायक से कम हो जाएगा। अतः हिमांक में इस कमी को ही क्या कहते हैं, अपन हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, शुद्ध विलायक है उसका फ्रीजिंग पॉइंट टी नोट एफ है और विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ है। अब यहाँ देखोगे तो जो विलायक है वो तो यहाँ से यू जम रहा है, और जो विलयन है उसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कम है विलायक से। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि टी नोट एफ ग्रेटर देन है टी एफ से। ये क्या है, ठोस प्रावस्था में वाष्प दाब है। अब यहाँ से इसका अगर फॉर्मूला देखें तो डेल टी एफ बराबर क्या आ रहा है, ये वाला टी नोट एफ माइनस टी एफ आ जाएगा। अब जो डेल टी एफ है वो समानुपाती होता है एम के। एम क्या है, यहाँ मोललता है। तो यहाँ से अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो अपने पास के एफ कॉन्स्टेंट आएगा। इसको हिमांक अवनमन स्थिरांक बोलते हैं और इसकी इकाई होगी केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब यहाँ से जो मोललता है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो मोललता बराबर क्या होता है, एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए गुणा एम बी। इसको दे दिया अपन समीकरण 2। अब यहाँ देखो टी नोट एफ है, ये क्या है, शुद्ध विलायी का हिमांक बिंदु है, और टी एफ क्या है, विलयन का हिमांक बिंदु हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को अगर पुट करें समीकरण में तो क्या होगा, डेल टी एफ बराबर क्या होगा, के एफ गुणा डब्ल्यू बी गुणा 1000 अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए हो जाएगा। यहाँ से अगर अपने को एम बी निकालना है तो एम बी को तो अपन यहाँ ले जाएंगे और टी एफ को इस साइड ले जाएंगे। तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए गुणा 1000 हो जाएगा। अब देखो मोललता पहले पढ़ लेते, क्या था मोललता का फॉर्मूला कि विलय के मोल अपॉन विलय का द्रव्यमान केजी में। मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन अणुभार होता है। डब्ल्यू बी क्या है, विलय का द्रव्यमान है। एम बी क्या है, विलय का अणुभार है। डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान हो जाएगा। अब ये ग्राफ है कि फ्रीजिंग पॉइंट की ग्राफ किस प्रकार होती है। देखो ये तो अपने क्या है, विलायक की है, तो विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था। जैसे ही इसमें अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट के कम हो जाएगा। तो ये क्या है, टी एफ है और ये क्या है, टी नोट एफ है। और इन दोनों के अंतर को क्या बोल रहे थे, डेल टी एफ बोल रहे थे। इस तरफ वाष्प दाब ले रहे थे और इस तरफ क्या है, केल्विन टेम्परेचर। अब देखो नोट दे रखा है कि के एफ एवं के बी के मान जो विलायी की प्रकृति पर निर्भर करते हैं निम्न संबंधों से प्राप्त किए जाते हैं। अब जो के एफ और के बी के मान हैं जो विलायी की नेचर के ऊपर निर्भर करते हैं, वो उनके निम्न फॉर्मूले हैं। कौन कौन से हैं, ये फॉर्मूले थर्मोडाइनेमिक्स से आते हैं। तो के एफ बराबर क्या आता है, एम ए आर टी स्क्वायर एफ अपॉन डेल एच गलन इंटू 1000। और के बी बराबर क्या होता है, एम ए आर इंटू टी बी स्क्वायर डेल एच वाष्पन इंटू 1000। यहाँ आर क्या है, गैस स्थिरांक है, और एम ए क्या है, विलायी का मोलर द्रव्यमान होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। यानी 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है तो ये तो अपना विलय हो जाएगा, और 600 ग्राम जल है ये क्या हो जा, विलय हो जाएगा। मिलाया गया है तो विलयन के एक तो हिमांक अवनमन याद करना है और एक हिमांक की गणना करनी है। तो विलय का द्रव्यमान अपने पास 45 ग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, विलय का द्रव्यमान भी 600 ग्राम दे रखा है। अब विलय का अणुभार है C2H6O2, इसका द्रव्यमान आता है 62 ग्राम। कैसे आया कि 12 कार्बन का होता है तो 2 कार्बन है, 12 दूनी 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 हाइड्रोजन है तो 6 इसका हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और इनका टोटल करेंगे तो 62 आ जाएगा। जल का के एफ है वो 1.86
केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है। ये आपको याद रखना है। या तो क्वेश्चन में ये दे भी सकता है और ना दे तो भी अपने को क्या करना है, अलग से याद इसको रखना है। अब देखो हिमांक में अवनमन कैसे होगा। फॉर्मूला क्या था, डेल टी ए बराबर के एफ गुणा डब्ल्यू बी गुणा 1000 अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए। अब वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, के एफ क्या था 1.86 गुणा 45 गुणा 1000 अपॉन 62 गुणा 600। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2.2 केल्विन हिमांक में अवनमन आ जाएगा। जलीय विलयन का हिमांक देखो टी ए बराबर क्या आएगा, तो इससे पहले अपने पास फॉर्मूला क्या आया था, डेल टी ए बराबर टी नोट एफ माइनस टी एफ आया था। तो यहाँ से अपने को टी एफ निकालना है, तो टी एफ को मैं इधर ले जाऊँ और डेल टी एफ को इधर ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा, टी ए बराबर टी नोट एफ माइनस डेल टी एफ आ जाएगा। अब यहाँ जो जल का टी नोट एफ है वो कितना आता है, 273.15 केल्विन होता है, माइनस डेल टी एफ कितना आया था 2.2 केल्विन, तो टी ए बराबर क्या आ जाएगा 270.95 केल्विन आ जाएगा। नोट देखो, जल के लिए जो केबी का मान है वो 0.552 केल्विन मोललता इनवर्स होता है। जल के लिए के एफ का मान 1.86 केल्विन मोललता इनवर्स होगा और 1.013 बार यानी 1 एटीएम दाब पर जल 373.15 केल्विन पर उबलता है और इसका डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अणुसंख्यक गुणधर्म का मान विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो किस पे डिपेंड कर रही थी, विलय के मोलों की संख्या पर कर रही थी, ना कि विलय के नेचर के ऊपर। तो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो समानुपाती हो जाएंगे मोलों की संख्या के और व्युत्क्रमानुपाती होते हैं अणुभार के। एग्जाम्पल देखो कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय कि 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। यानी कोई बेंजीन है उसका क्वथनांक अपने को दे रखा है 353.23 केल्विन और 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय का भार दे रखा है, इसको घोलना है 90 ग्राम बेंजीन में। तो जो बनने वाला विलयन है उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए Kb का मान 2.53 केल्विन Kg मोल इनवर्स दे रखा है। याद क्या करना है, मोलर द्रव्यमान याद करना है किसका, विलय का। अब दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में वो देखो, क्वथनांक का यूनियन दे रखा है डेल Tb बराबर 354.11 केल्विन माइनस करेंगे 353.23 केल्विन से, तो डेल Tb क्या आ जाएगा 0.88 केल्विन आ जाएगा। अब अवाष्पशील विलय है उसका द्रव्यमान 1.80 ग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, विलय का द्रव्यमान भी 90 ग्राम दे रखा है। मोलर यूनियन स्थिरांक जो Kb है वो भी दे रखा है 2.53 केल्विन Kg मोल इनवर्स है। तो विलय का जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, Kb इंटू विलय का द्रव्यमान गुणा 1000 अपॉन डेल Tb गुणा विलय का द्रव्यमान। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है अपने को, तो क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या आएगी 2.53 गुणा 1.80 अपॉन में क्या है 0.88 इंटू 90 है। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 58 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल है कि 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 पाया गया है। यानी सल्फर है 25.6 ग्राम, इसको घोलना है 1000 ग्राम नेफ्थलीन में, तो इसको घोलेंगे तो हिमांक में अवनमन हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है 0.68 पर आ गया घट के। तो सल्फर का अणुसूत्र याद करना है, नेफ्थलीन हेतु के एफ दे रखा है 6.8 केल्विन Kg मोल इनवर्स। अब इसका हल देखो कैसे है कि अपने पास पहले तो दिया हुआ क्या है वो देखो, के एफ दे रखा है 6.8 केल्विन है Kg मोल इनवर्स, डेल टी एफ भी दे रखा है 0.68 केल्विन, डब्ल्यू बी भी दे रखा है 25.6 ग्राम और डब्ल्यू ए भी दे रखा है 1000 ग्राम। अब फॉर्मूला क्या था अपना, एम बी बराबर है के एफ अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000 था। यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट करनी है, तो अपने पास क्या आएगा, एम बी बराबर आ जाएगा 6.8 अपॉन 0.68, 25.6 अपॉन 1000 और ये 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, तो यहाँ से ये आएगा एम बी बराबर 256। सल्फर का मोलर द्रव्यमान 256 होता है, तो माना सल्फर का अणुसूत्र SX है, यानी सल्फर के X अणु अपने पास प्रेजेंट है, तो सल्फर का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा X गुणा 32, तो X गुणा 32 बराबर 256। तो X का वैल्यू अपने को निकालना है, तो 32 को इधर ले जाएंगे, तो X बराबर क्या आ जाएगा 256 अपॉन 32 बराबर क्या आ जाएगा 8।
तो सल्फर का अणुसूत्र अपने को आ गया, कितना प्राप्त हुआ है, S8 प्राप्त हो गया, ये S8 प्राप्त हो गया। अब देखो विसरण क्या है कि वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन विसरण कहलाता है। यानी ऐसा प्रक्रम जिसमें पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे अगरबत्ती जलाते हैं तो अपनी उच्च सांद्रता से यानी जहाँ जलाते हैं वहाँ उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, और अगर अपन रूम के बाहर भी देखेंगे तो उसकी खुशबू वहाँ भी आती रहती है, तो वहाँ उसकी क्या है, कंसंट्रेशन कम है, तो उसकी गति कैसी हो रही है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो रही है। अर्धपारगम्य झिल्ली, वे झिल्ली जिसमें से विलायक अणु गुजर सकते हैं परंतु विलय के अणु गमन नहीं कर सकते अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। यानी ऐसी झिल्ली जिसमें ओनली विलय के अणु गुजर सकते हैं, यानी विलय के अणु इस झिल्ली को पार कर सकते हैं लेकिन विलय के अणु इसमें से होकर नहीं गुजर सकते, तो ऐसी झिल्ली को ही क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे देखो ये अपने पास एक सिस्टम है जिसमें एक तरफ तो शुद्ध विलायक जल घुला हुआ है और एक कौन सा है, तनु है। एक तरफ क्या है, विलयन है जिसमें विलय और विलायक दोनों प्रेजेंट, और ये क्या है, सांद्र है। बीच में अपन ने यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, तो यहाँ से क्या हुआ, शुद्ध विलायक से जो जल के अणु है वो विलयन की तरफ गति करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, इसकी सांद्रता कम है और इधर क्या है, ज्यादा है, यानी तनु से सांद्र की तरफ यह गति करेगा। और इसको जो इसकी गति को रोकने के लिए एक बाहर से प्रेशर लगाते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं या परासरण दाब बोलते हैं। यह झिल्ली रासायनिक पदार्थ जैसे फिनोल, पोटेशियम, फेरोसाइनेट ईटीसी की बनी होती है। जो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है ये फिनोल की हो सकती है, पोटेशियम फेरोसाइनेट की बनी हो सकती है, या कोई जैसी जंतुओं की झिल्ली वगैरह हैं उनसे भी बनी हो सकती है। संश्लेषित झिल्ली सेलोफेन की होती है। यह प्रकृति में प्रत्येक वनस्पति एवं जंतु में एसपीएम पाई जाती है। यह संश्लेषित झिल्ली है वो सेलोफेन से बनती है, और प्रकृति में पाई जाने वाले प्रत्येक जो वनस्पति है और जीव जंतु है उनमें क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। यानी उनकी चमड़ी से भी अर्धपारगम्य झिल्ली अपन बना सकते हैं। परासरण देखो ओस्मोसिस क्या है, विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से निकलकर विलयन की ओर गमन करने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। यानी जो विलायक के अणु हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से निकलकर विलयन की तरफ जाते हैं, तो इनकी इन गति को ही क्या कहते हैं, अपन परासरण कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा क्या है कि विलायक का विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। यानी विलायक अपनी निम्न सांद्रता से अगर उच्च सांद्रता की ओर जा रहा है उसी को परासरण कहते हैं। अब परासरण दाब क्या होगा, वह अतिरिक्त दाब है जो विलायक के अणु का प्रवाह रोकता है। यानी विलायक का अणु है वो गति कर रहा है अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, तो उच्च सांद्रता की ओर उसको जाने से रोकने के लिए बाहर से एक प्रेशर लगाएंगे, उस प्रेशर को ही अपन परासरण दाब कह रहे हैं। परासरण दाब को पाई द्वारा व्यक्त करते हैं। परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है और निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, निश्चित कर ले, तो कोई भी विलयन है उसका परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा, यानी सांद्रता के बराबर हो जाएगा। अब देखो सांद्रता बराबर सी बराबर क्या होता है, 1/V होता है। V क्या है, यहाँ तन्यता ले रहे हैं, सांद्रता बराबर क्या होगा, 1/तन्यता V, तो जो पाई है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा V के। निश्चित सांद्रता तथा तन्यता पर है विलयन का परासरण दाब उसके परमताप के समानुपाती होता है। अगर कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दे, सांद्रता को निश्चित कर दे, तो पाई समानुपाती हो जाएगा टी के। इसको समीकरण दे दिए 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या हो रहा था, पाई समानुपाती था सी के, तो यहाँ से सी और यहाँ से टी क्या हो जाएगा, पाई समानुपाती है सी और टी के। यहाँ से समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ आर कांस्टेंट ले रहे हैं, आर क्या है, यहाँ गैस स्थिरांक है। अब देखो पाई बराबर यहाँ से सी की वैल्यू पुट करें तो सी बराबर क्या होता है, 1/V होता है, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, RT/V, किसके लिए, 1 मोल के लिए। अगर अपने पास n मोल प्रेजेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बराबर nRT/V हो जाएगा। अब यहाँ से अगर V को इस तरफ ले जाऊँ तो क्या होगा, पाई V बराबर nRT हो जाएगा। ये क्या हो गया, विलयन का समीकरण कहते हैं। विलयन का समीकरण अपने पास आ गया परासरण दाब के लिए। अब एग्जाम्पल देखो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। R यहाँ दे रखा है 0.082 वायु लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कंसंट्रेशन दे रखा है 1/10 मोल। ये रहा टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 27 + 273 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। पाई बराबर फॉर्मूला क्या था, CRT था।
सी कितनी है 1/10, आर कितना है 0.0821 गुणा 300, तो वायु बराबर कितना आएगा 2.46 वायुमंडल आ जाएगा। अब देखो प्रतिलोम परासरण क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। यदि विलयन का परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो परासरण की दिशा को परिवर्तित बदली जा सकती है। यदि विलयन पर जो परासरण दाब लगा रहे थे उसको अगर अधिक लगा दे तो क्या होगा, जो परासरण की दिशा है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी कि विलायक के अणु हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने लग जाएंगे, अर्थात शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में से पारगमन होगा। यानी जो शुद्ध विलायक है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन में से क्या हो जाएगा, पारगमन हो जाएगा। यह प्रतिलोम परासरण कहलाती है। जो ये विशेषता है इसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। जैसे सिस्टम के द्वारा समझो कि अपने पास यहाँ जल था, यहाँ कोई विलयन है और यहाँ क्या लगा रहे थे अपन, बाहर से पाई दाब लगा रहे थे। अगर ये दाब ज़्यादा कर दे तो क्या होंगे, विलयन विलायक के जो कण हैं वो क्या होंगे, विलयन से वापस शुद्ध विलायक की तरफ जाने लग जाएंगे। बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली अपनी थी जो किसकी बनी हुई थी, सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हुई थी। इसका उपयोग विभिन्न लवण युक्त जल को पीने के योग्य बनाने में किया जाता है। यानी जो भी लवण युक्त जल है उसको साफ करने के लिए प्रतिलोम परासरण का काम में लेते हैं। समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, यानी वे विलयन है जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। यानी ऐसे दो विलयन जिनका परासरण दाब समान हो उनको समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी जो विलयन है उनकी मोलर सांद्रता समान होती है। समान हो गई तो दो विलयन है अपने पास, तो दोनों की एक की सांद्रता C1 है और दूसरे की C2 है। C बराबर अपने को पता था कि N/V होता है, तो पहले विलयन के लिए N1/V1 हो जाएगा, दूसरे के लिए N2/V2 हो जाएगा। यहाँ n बराबर क्या आता था, मोल बराबर बार बटे वे अणुबार, तो ये पुट करेंगे तो पहले विलयन के लिए W1/M1 V1 बराबर W2/M2 V2 हो जाएगा। यहाँ C1 एंड C2 क्या है, विलयनों की सांद्रता है, V1 V2 क्या है, विलयनों का आयतन है, W1 W2 विलेय का भार है और M1 M2 विलेयों का अणुभार है। अति परासरी विलयन किसे कहते हैं, दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिनका परासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक होता है अतः अति परासरी विलयन कहलाते हैं। यानी दो ऐसे अलग अलग परासरण दाब वाले विलयन है जिनमें जिस विलयन का परासरण दाब ज़्यादा होगा उसको अति परासरी विलयन कहते हैं और जिसका कम होगा उसको अल्प परासरी विलयन कहते हैं। यानी दो भिन्न भिन्न दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष कम होता है उसको क्या बोलेंगे, अल्प परासरी विलयन कहते हैं। अल्प परासरी विलयन की सांद्रता कम हो जाएगी, यहाँ अति परासरी विलयन की सांद्रता क्या थी, अधिक थी। एग्जाम्पल देखो कि अगर 4% यूरिया विलयन है एक अन्य कार्बनिक यौगिक है एक के 12% विलयन का समपरासरी है, यौगिक ए का अणुभार याद करना है। यानी क्वेश्चन दे रखा है कि 4% यूरिया विलयन है, अन्य कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन का समपरासरी है, तो यौगिक ए का अणुभार अपने को याद करना है। तो फॉर्मूला अपने पास क्या था, वही C1 बराबर C2 था। लास्ट में क्या आया था, W1/M1 V1 W2/M2 V2। अब देखो 4% दे रखा है, यानी 4 ग्राम तो क्या है यूरिया है और 12% क्या है 12 ग्राम अपना W2 हो जाएगा। तो 4/60 गुणा 400 बराबर क्या आएगा 12/M2 गुणा 100 आ जाएगा। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट आ गया, यहाँ से इसको भाग देंगे तो 3 बार चला गया और जब ये 60 इधर जाएगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 180 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। कार्बनिक यौगिक ए का अणुभार कितना है 180 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। यहाँ इसकी दे रखी है W1 बराबर 4 ग्राम था, W2 बराबर 12 ग्राम था, M1 बराबर 60 था, NH2CO NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है, M2 अपने को याद करना था, V1 और V2 बराबर क्या था 100 ml था। एग्जाम्पल दूसरा क्या है कि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुणा 10⁻³ बार है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। एक प्रोटीन है उसका जलीय विलयन दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब में 1.26 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या क्या दे रखा है, पाई बराबर दे रखा है 2.57 गुणा 10⁻³ बार, W2 दे रखा है 1.26 ग्राम, आयतन दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब, जब इसको लीटर में लेंगे तो 0.200 लीटर हो जाएगा। टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, आर बराबर क्या होता है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हो जाएगा। तो अपना फॉर्मूला क्या था, M2 बराबर W2 RT/5 था।
तो M2 बराबर क्या होगा 1.26 गुणा 0.083 गुणा 300 अपॉन में क्या हो जाएगा 2.57 गुणा 10⁻³ गुणा 0.200 लीटर। तो M2 बराबर क्या आएगा 61.038 गुणा 10⁻³ इसको जब सोल्व करेंगे, कहने का मतलब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 61.038 ग्राम मोल इनवर्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो असामान्य मोलर मास क्या होता है? ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कोई भी प्रोडक्ट का ऐसा मोलर द्रव्यमान जो जिसका सामान्य मान है उससे या तो कम प्राप्त होगा या अधिक प्राप्त होगा, उसी को अपन असामान्य मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। अब देखो यहाँ NaCl है, जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये टूट जाता है Na+ में और Cl- में, तो इसका क्या हो गया वियोजन हो गया। ऐसे ही अपने पास CH3COOH है, जब इसको बेंजीन में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या होते हैं, इसके जो अणु हैं वो दो अणु एक साथ जुड़ जाते हैं और डाइमर बनाते हैं, इसलिए इनका जो असामान्य मोलर मास है वो क्या होगा, एक का तो ज़्यादा हो जाएगा NaCl वाले का तो, और इसका क्या होगा कम हो जाएगा। अब देखो 2CH3COOH है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और ये क्या बन रहा है जब बेंजीन में इसको डिजोल्व करते हैं तो डाइमर बनाता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में बन जाते हैं। हाइड्रोजन बंध द्वारा अणुओं का सहगुणन हो जाता है। विलेय की जब विलायक में घोला जाता है, विलेय को जब विलायक में घोल रहे हैं तो विलेय के अणुओं का सहगुणन या वियोजन होता है। तो जो विलेय के अणु हैं उनका या तो सहगुणन होगा, जुड़ेंगे, या वियोजन होगा, टूट जाएंगे, जिसके कारण अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर प्राप्त अणुभार का मान उसके सही अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है। और इस कारण से वो जो अणुसंख्यक गुणधर्म थे उसके आधार पर अपने को प्राप्त होने वाला अणुभार का मान उसके सही मान से भिन्न प्राप्त होगा। भिन्न यानी ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, जिसे असामान्य अणुभार कहते हैं। अब वॉन होप गुणांक 1880 में वॉन होप ने असामान्य मोलर द्रव्यमान को स्पष्ट करने के लिए एक गुणक प्रतिपादित किया जिसे वॉन होप गुणक कहते हैं। वॉन होप ने 1880 में क्या किया, जो असामान्य मोलर द्रव्यमान आ रहा था इसके लिए एक गुणक दिया जिसको वॉन होप गुणक कहते हैं, और इसको I से डिनोट करते हैं। इसके द्वारा विलेय के वियोजन संयोजन की मात्रा या संयोजन सहगुणन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। अब इसके द्वारा जो विलेय है उसका वियोजन या उसका जो संयोजन है उसकी मात्रा को अपन याद कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो I बराबर क्या आता है मोल अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म। तो जो इसके मूल अणुसंख्यक गुणधर्म थे पहले वो, उसके बाद में भाग देना है सैद्धांतिक परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म का, तो अपने पास I आ जाएगा। दूसरी इसका फॉर्मूला है I बराबर सहगुणन या वियोजन के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या, सहगुणन होगा या वियोजन होगा उसके पश्चात जो कण बनेंगे उनकी संख्या, अपॉन है सहगुणन या वियोजन से पूर्व लिए गए कणों की संख्या है। तो I बराबर अपने पास नया फॉर्मूला क्या आएगा, डेल P प्रेक्षित अपॉन डेल P सैद्धांतिक, डेल TP प्रेक्षित अपॉन डेल TP सैद्धांतिक, डेल TF प्रेक्षित अपॉन डेल TF सैद्धांतिक, फाई प्रेक्षित अपॉन फाई सैद्धांतिक। ऊपर तो हमेशा प्रेक्षित मान लेंगे और नीचे सैद्धांतिक मान लेंगे, ये प्रेक्षित है, प्रेक्षित। अब देखो यदि I बराबर 1 प्राप्त होता है तो विलेय का विलीन में सहगुणन और वियोजन नहीं होता है। अगर I की वैल्यू 1 आती है तो जो विलेय है उसका ना तो सहगुणन हो रहा है और ना ही वियोजन हो रहा है। अगर I की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो विलेय का वियोजन होगा, और अगर I की वैल्यू 1 से कम है तो विलेय का सहयुग्मन होगा। विलेय का विलयन में जब वियोजन या सहगुणन होने के पश्चात अणुसंख्यक गुणधर्म के जो सामान्य सूत्र है वो निम्नानुसार परिवर्तित हो जाते हैं। जब विलेय को विलयन में मिलाया जाता है तो उसका वियोजन होगा या संयोजन होगा, तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म के अपने को सूत्र प्राप्त हो रहे थे उनमें भी परिवर्तन होगा। तो उसके नए सूत्र किस प्रकार से बनेंगे वो देखो। वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन क्या प्राप्त हो रहा था, PA0 माइनस PA/PA0 बराबर x भी आ रहा था, लेकिन यहाँ अब इस बार गुणा कर दिए I का, क्यों वॉन होप गुणांक I है। तो नया सूत्र क्या आ जाएगा, बराबर I WB MA/MB आ जाएगा। क्वथनांक में ऊनियन, तो डेल TB बराबर क्या आ रहा था, KBM आ रहा था, गुणा किसे करेंगे I से। तो नया फॉर्मूला आएगा डेल TB बराबर I गुणा KB गुणा WB गुणा 1000 अपॉन MB गुणा WA। हिमांक में अवनमन का आ रहा था डेल TF बराबर KFM आ रहा था। नया फॉर्मूले में I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल TF बराबर I गुणा KF गुणा WB गुणा 1000 अपॉन MB गुणा WA आ जाएगा।
ऐसे ही परासरण था आपका क्या हो जाएगा, पाई बराबर सी आर टी आ रहा था, आई से गुणा कर देंगे तो नया फॉर्मूला बनेगा पाई बराबर आई एन बी आर टी अपॉन वी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी गुणा आर टी अपॉन एम बी वी आ जाएगा। वोंट होप गुणांक आई और आयनन वियोजन की मात्रा एल्फा में संबंध। जो वोंट होप गुणांक आई था और जो आयनन हो रहा है या वियोजन हो रहा है उसकी मात्रा एल्फा के अंदर क्या रिलेशन है, क्या संबंध है वो देखो। माना विलयन में विलेय का 1 मोल घुला हुआ है, कोई भी विलयन है उसमें 1 मोल विलेय का घुला हुआ है और उसका एक अणु वियोजित होकर n कण देता है और उसका एक जो अणु है वो वियोजित होगा और बनने वाली कणों की संख्या n है। तो विलेय के आयनन की मात्रा एल्फा है, तो क्या आएगा, a है, ये विलेय में डिजोल्व हो रहा है और n भी अणु दे रहा है। तो प्रारंभ में मोलों की संख्या जो a था उसके मोल a है और nb के मोल 0 है, लेकिन आयनन के बाद में क्या होगा, nb के मोल n एल्फा बन गए। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस n, इसमें से माइनस कर देंगे एल्फा को तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एल्फा आ जाएगा। अब विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या क्या होगी, जो प्रेक्षित मोल है उनको जोड़ेंगे तो 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा बराबर 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1 आ गया। यहाँ से एल्फा को कॉमन ले लिए तो विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या 1 थी। तो आई बराबर क्या आ रहा था, विलेय के ऊपर प्रेक्षित मोल थे और नीचे सैद्धांतिक मोल थे। तो प्रेक्षित मोल अपने पास ये वाले हैं और सैद्धांतिक मोल 1 है। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो आई बराबर 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1 अपॉन 1 आ जाएगा। तो आई बराबर क्या आएगा, 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एल्फा बराबर अपने को तो एल्फा निकालनी है, इसको इधर भेज देंगे और इसको भी इधर भेजेंगे तो एल्फा बराबर 1 माइनस आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 आ जाएगा। तो वोंट होप गुणांक तथा सहगुणन की मात्रा एल्फा में संबंध, ऊपर वियोजन की मात्रा में देख लिए, नीचे संयोजन की मात्रा में क्या संबंध है वो देखो। माना विलयन में विलेय का 1 मोल घुला हुआ है और विलेय के अणु सहगुणित होकर बड़ा अणु AN बनाते हैं। 1 मोल विलयन में डिजोल्व है और विलेय के अणु सहगुणित हो रहे हैं तो एक बड़ा अणु बनेगा और वो बड़ा अणु कौन सा है, AN है। और विलेय की जो सहगुणन की मात्रा है वो एल्फा है। तो यहाँ A के n मोल सहगुणन करके AN अणु बना रहे हैं। तो प्रारंभ में AN के मोलों की संख्या 1 है और इसकी 0 है, लेकिन सहगुणन के पश्चात जो AN था उसके मोलों की संख्या एल्फा है, लेकिन अपने को यहाँ से ओनली एक ही निकालनी है तो भाग दे देंगे n का और यहाँ इसमें क्या बचेगा, 1 माइनस एल्फा बच जाएगा। तो विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n आ जाएगा। विलेय के जो सैद्धांतिक मोल है उनकी संख्या 1 है। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या था, विलेय के कणों की प्रेक्षित मोल और विलेय के कणों की सैद्धांतिक मोल। अब प्रेक्षित मोल कौन से थे, ये वाले हैं और सैद्धांतिक मोल 1 था। जब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n अपॉन 1 आ जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा n आ जाएगा। जब यहाँ से n को कॉमन लेंगे और जो नीचे वाला n है उसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, एन आई बराबर n माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, जो ये वाला n है प्लस का है इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा। तो n माइनस आई माइनस एल्फा सॉरी n माइनस आई माइनस n बराबर एल्फा माइनस एन एल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर n को कॉमन ले ले तो n आई माइनस 1 बराबर एल्फा, यहाँ से एल्फा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस n आ जाएगा। अब अपने को तो एल्फा चाहिए तो जो ये वाला पोर्शन है इसको इधर भाग में भेज दे तो क्या बन के आएगा ना, ये फॉर्मूला कि एल्फा बराबर है एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल है 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। 0.3 ग्राम विलेय बेंजोइक अम्ल है, यहाँ 20 ग्राम बेंजीन है उसमें ये डिजोल्व है। इस विलयन का हिमांक अवनमन 0.317 केल्विन है। बेंजोइक अम्ल की सहगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो जो बेंजोइक अम्ल है उसका सहगुणन कितना हो रहा है उसकी मात्रा अपने को ज्ञात करनी है। बेंजीन के लिए Kf का मान 5.1 है, केल्विन Kg मोल इनवर्स होता है। बेंजोइक अम्ल का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान याद करना है तो Mb बराबर कितना होता है, 122 ग्राम मोल इनवर्स होता है। डेल टी एफ क्वेश्चन में दे रखा है 0.317 केल्विन, WA 20 ग्राम दे रखा है और WB 0.3 ग्राम दे रखा है। तो अपने को Mb प्रेक्षिप्त बराबर क्या अभी ऊपर फॉर्मूला देखे थे
के एफ अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए गुणा 1000 हो जाएगा। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 5.1 गुणा 0.3 गुणा 1000 अपॉन 0.317 गुणा 20। जब इसको सोल्व करेंगे तो एम बी प्रेक्षित बराबर आएगा 241। अब आई बराबर क्या होता है, ऊपर सैद्धांतिक मान नीचे प्रेक्षित मान। सैद्धांतिक मान कितना था 122 और जो अपना प्रेक्षित मान 241 आया, भाग दे देंगे 241 तो क्या आएगा 0.506 आ जाएगा आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब निकालना क्या है, अपने को एल्फा निकालना है। तो जो बेंजोइक अम्ल है वो बेंजीन में द्विलिक बना रहा है, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो एल्फा बराबर क्या होता था एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। अब यहाँ एन की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू कितनी आई 0.506 माइनस 1 और 1 माइनस 2 आ जाएगी। तो एल्फा बराबर 2 गुणा माइनस का 0.494 अपॉन माइनस का 1, माइनस से माइनस ऊपर नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आएगा 0.988 आ जाएगा। अब 0.988 प्राप्त हुआ है, इसको अपने को परसेंटेज में निकालना है तो गुणा करेंगे 100 से और परसेंटेज आ जाएगी 98.8%। एग्जाम्पल नेक्स्ट है K4FeCN का होल 6 का 0.1 एम विलियन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 46% आयनित होता है। विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। K4FeCN का होल 6 है का 0.1 मोल विलियन है, वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 46% आयनित हो रहा है। तो विलियन को अपने को परासरण दाब याद करना है। आर बराबर दे रखा है 0.082 वायुमंडल गुणा लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पाई बराबर क्या होता है ICRT होता है। वॉन्ट होप गुणांक आई बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस एल्फा n माइनस 1 अपॉन 1 आ जाएगा। तो एल्फा बराबर क्या आएगा 46/100 बराबर 0.4 से आ गया। तो K4FeCN का होल 6 के लिए n बराबर कितने हैं 5 हैं, 5 मॉलिक्यूल हैं, 4 तो ये हैं और 1 ये है। तो आई बराबर क्या आएगा 1 प्लस 46/100 5 माइनस 1 आ जाएगा तो बराबर 2.84 आई की वैल्यू आ गई। परासरण दाब बराबर क्या होता है पाई बराबर ICRT होता है। आई की वैल्यू अपने पास आएगी, CRT ऊपर दे रखा है, तो पाई बराबर क्या होगा 2.84 गुणा 0.1 गुणा 0.082 गुणा 300 आ जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा पाई बराबर 6.98 वायुमंडल इसका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, यह आपका फर्स्ट चैप्टर विलियन कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।